बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेले जीन्स फार्मूला। इससे पहले हमने वैन विलियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वेवलेंथ को और टेम्परेचर को आपस में लिंक किया था। यानी कि उसमें हमने ये कहा था कि डोमिनेंट वेवलेंथ विच वाज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये वाला लॉ हायर टेम्परेचर के ऊपर तो एप्लीकेबल था, लेकिन जैसे हमने लो टेम्परेचर की बात की तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गया था, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद रेले और जीन्स ने एक लॉ पेश किया। आज हमारा टॉपिक ये है कि व्हाट वाज द लॉ ऑफ रेले जीन्स और इसने किस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कवर करने की कोशिश की और क्या वजूहात थी कि ये लॉ फेल हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो टू एक्सप्लेन द रेले जीन्स एंड रेले जीन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ही टेक्स अ लार्ज बॉडी। उसने एक बड़े साइज़ की बॉडी ली, यानी कि एक बॉक्स की फॉर्म में उसने एक इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए एक बॉक्स लिया, जिसकी उसने हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों एक एक को रखी। अब उसने इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि वेवलेंथ जो होगी, यहाँ पर जो वेव्स इंटर होंगी, उनकी वेवलेंथ मच लेस देन एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ। इसकी लेंथ से इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। अब छोटी होने की रीज़न क्या थी? उसका कहना ये था कि अगर ये वेवलेंथ इस बॉक्स की लेंथ के इक्वल हो जाती है तो ये वेव्स जो होंगी ये इसके अंदर ठीक तरीके से कंफाइन नहीं हो पाएंगी, मर्ज नहीं हो पाएंगी। या फिर अगर हम कहें कि ये इक्वल नहीं है बल्कि इससे छोटी भी है, लेंथ वेवलेंथ से छोटी है इस बॉक्स की, तो फिर भी वेव्स जो होंगी वो कन्फाइंड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये लेंथ बड़ी रखी गई है, ताकि जितनी भी वेव्स इसके अंदर इंटर हों वो ठीक तरीके से कन्फाइंड हो सकें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो वेव्स इंटर होंगी वो स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। स्टैंडिंग वेव्स वो वेव्स हैं, यानी कि एक मिसाल हमारे पास एक वेव ऐसे अंदर की तरफ इंटर हुई, वॉल्स के साथ टकराने के बाद फिर वापस आई, और फिर एक वेव इस तरफ वापस आ रही थी, एक वेव फिर आगे जा रही, दोनों आपस में क्या हुई, एक साथ दूसरे के साथ कंबाइन हो गई और उन्होंने क्या बना दिया, एक स्टैंडिंग वेव बना दी। अब देखिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक वेव यहाँ से इंटर हो रही तो उसकी वेवलेंथ कितनी हम लेंगे, उसकी हाफ वेवलेंथ हमने ले ली अकॉर्डिंग टू दिस वेव। अच्छा, जो भी वेव यहाँ पे इंटर होंगी ना, तो उन्होंने आगे जाके नोड्स बनाने हैं, वॉल्स के साथ क्या करने, नोड्स बनाने हैं। अब नोड जो होंगे वो एक भी हो सकते, दो भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ज़ीरो। यहाँ पर जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिव होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि द वॉल्स शुड बी कन्फाइंड द ड्यूरेशन इनसाइड द कैविटी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल शुड बी नॉन ज़ीरो। कंडक्टिविटी इनकी शुड बी नॉन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगी तो ये ट्रांसपेरेंट बनेगी, इसलिए हमने इनको नॉन ज़ीरो रखना है। और इसके बाद हमने ये कहा है कि इसके ऊपर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वॉल्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैविटी के अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए ज़रूरी है कि दीवारों पर नोड्स बने, जितने भी हैं इन दीवारों के साथ नोड्स बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स इंटर हो रही हैं, स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, तो यहाँ पर नोड्स होना ज़रूरी है। सो द मैक्सिमम वेव विच फॉर्म्ड अलॉन्ग द वॉल्स हैविंग वेवलेंथ इज़ लैम्डा x/2। इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, द वेवलेंथ शुड बी λ/2। अगर हम एक्स एक्सिस की स्पेसिफिकली बात करें तो ये हमारे पास एक वेव के लिए होगी, फिर ये दूसरी वेव जब इंटर हुई उसकी वेवलेंथ होगी, ये तीसरी वेव इंटर हुई। अगर हम कहें कि एक्स के अलोंग एन नंबर ऑफ़ वेव्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर फिर नंबर ऑफ़ वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास λ x/2 हो जाएगी।
तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर इस तरह वाई के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं और फिर हमने जी के लॉन्ग भी निकाल लिए। अब ये तो बात कर रहे थे हम कि अगर हमारे पास एक वेव इंटर हो रही तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर दो हैं तो दो हमारे पास ये एक लूप की मानत बन जाएगी। अगर तीन है तो फिर नंबर ऑफ मोड्स तीन हो जाएंगे इनके। ये एक मोड था, ये दूसरा मोड आ गया और ये तीन मोड, और यहाँ पर n नंबर ऑफ मोड्स बन जाएंगे। अब देखें कि हमारे पास ये तीनों क्या हैं। तीनों को हम अगर 3D शेप में लिखना चाहें, तीनों को 3D फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपस में इक्वल करेंगे। जब हमने इनको इक्वल कर दिया तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। ये हमारे पास 3D फॉर्म में इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का शो होगा। अब देखें, हमने बात कही है कि ये एक्स के लॉन्ग भी हो सकती हैं, ये वाई के लॉन्ग भी हो सकती हैं और ये जी के लॉन्ग भी हो सकती हैं। लेकिन अगर प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं, या फिर प्योरली ये जी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ये इनके बिटवीन है कहीं पे। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक्स और वाई के बिटवीन ये वेव गुजर रही है, जी और वाई के बिटवीन है, या फिर जी और एक्स के बिटवीन ये वेव है, तो फिर उसके लिहाज से इसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखती होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहते हैं कि ये एक्स और वाई के दरमियान में गुजरे, दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ एक्स, देन इट विल बिकेम अ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये दो एंगल बना देगी। तो जब हमने इन एंगल्स को एक्सप्लेन करना है तो हम फिर क्या कहते हैं कि अगर तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वी टेक द लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फिर हमारे पास इसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी। वेवलेंथ का बेसिकली हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं या प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखें कि लैम्डा हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या बना देगा, कॉज अल्फ़ा। अगर हम इसी चीज़ को वाई की तरफ लेके जाएँ तो वो हमारे पास आ जाए क्या बन जाएगा, बल्कि पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, ये वाली इक्वेशन जिसको हमने n नंबर ऑफ मोड्स के लिए ड्राइव किया था, तो यहाँ पर लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट की। पहले सबसे हम लैम्डा एक्स की वैल्यू सेपरेट करते हैं एन एक्स की वैल्यू, तो बाद में हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी वेवलेंथ हमने निकाल ली। इसी वेवलेंथ को हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब जब लैम्डा एक्स की हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली इक्वेशन। यहाँ से हम लैम्डा एक्स की वैल्यू सेपरेट की, इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से एन एक्स की वैल्यू को सेपरेट आउट किया। जब एन एक्स की वैल्यू को सेपरेट आउट कर दिया, लैम्डा एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, तो ये कॉज अल्फ़ा ऊपर चला गया। कॉज अल्फ़ा ऊपर जाने के बाद हमारे पास जो एन एक्स की वैल्यू बन गई वो ये बन गई। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने इसी फॉर्म से रिलेटेड हमने एन वाई की वैल्यू निकाली। एन वाई की वैल्यू 2 अल्फ़ा 2a कॉज बीटा और लैम्डा की इक्वल आ गई। फिर एन जी की वैल्यू हमने यहाँ से सेपरेट आउट कर ली। अब देखें कि तीनों इक्वेशंस के हमने स्केयर ली, यानी कि एन एक्स की वैल्यू ली, फिर एन वाई की वैल्यू ली, फिर एन जी की वैल्यू ली। इन तीनों का हमने स्केयर लिया। स्केयर लेने के बाद हमने इनको ऐड भी कर दिया। जब हमने इनका स्केयर ले लिया तो ये 4a स्क्वायर ओवर लैम्डा का स्क्वायर बन गया। और तीनों को हमने यहाँ से, तीनों में ये टर्म कॉमन थी, ये कॉमन ले ली, कॉज अल्फ़ा स्क्वायर cos beta square cos gamma square according to law of the formula of cos this term will become equal to 1 और ये 1 की इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a स्क्वायर ओवर लैम्डा का स्क्वायर। अब हमने दोबारा इसको रीअरेंज किया तो ये ओपन होने के बाद टर्म आ जाएगी 2a ओवर लैम्डा का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बन गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि वहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू को वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। यहाँ पे v हमारे पास क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी। c से प्रेजेंट करेंगे इसे,
एफ न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू सेपरेट आउट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सी ओवर न्यू बन जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले, 1 ओवर लैम्डा न्यू ओवर सी की इक्वल आ गया। अब इसी टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया तो ये बन गया, ये न्यू ओवर सी का स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि इसका कंबाइन हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये दोबारा टर्म क्या बनेगी, 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या करते हैं कि हम न्यू स्क्वायर की वैल्यू को सेपरेट आउट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हुई, ये वाली टर्म आके 4a स्क्वायर इधर डिवाइड हुआ और यहाँ से न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर 2 अल्फ़ा, ये वाली वैल्यू सेपरेट होगी, इसके जज़र लिया तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लें जी, अब यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल के स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि हमारे पास वेव्स या एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकती है या वाई एक्सिस के लॉन्ग बन सकती है या फिर जी के लॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर इन सब वेव्स के बिटवीन कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है या जिस तरफ एक ऑर्बिटरी डायरेक्शन बना रही हैं वेव्स, या एक वेक्टर की बात कर लें कि वेक्टर हमारे पास किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में है। यहाँ पे वेक्टर का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसको हमने एज अ वेक्टर बिहेव करना है अभी। तो अगर तो वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जी के हैं या वाई के लॉन्ग है तो फिर वो एक वेव की फॉर्म है, लेकिन अगर हम उसको 3 डिमेंशन में देखते हैं मुख्तलिफ वेव्स को तो वो डॉट्स की फॉर्म में हमारे पास ज़ाहिर होंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको डॉट्स की फॉर्म में ज़ाहिर कर दिया, ये भी मोड है, ये भी मोड है, वेव्स के मोड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास बनी हुई है उनके मोड्स हम यहाँ पे डॉट्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास एक वेव है, एक वेक्टर है जिसका हमने लेंथ रखी हुई है रॉ। अब देखें कि रॉ की अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये तीनों डायरेक्शंस में आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, एन वाई स्क्वायर में आ जाएगा या फिर ये एन जी के स्क्वायर में आ जाएगा। जिस तरह आप हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग या फिर उसको जी एक्सिस के लॉन्ग निकालते हैं, तो ये भी हमने इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई और जी के लॉन्ग इसको निकाल लिया तो ये टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को सेपरेट आउट करते हैं, ये रॉ स्क्वायर आ जाएगा तो रॉ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई प्लस एन जी का स्क्वायर। अब हम इसी इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 5 के साथ जिसमें हमने ये वाली वैल्यू को सेपरेट आउट किया था। उस इक्वेशन में हमने क्या चीज़ें लिखी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई प्लस एन जी का स्क्वायर 2a ओवर लैम्डा का स्क्वायर। अब हम इसी इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, ये बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a ओवर लैम्डा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये लैम्डा इज़ इक्वल टू 2a न्यू ओवर सी बन जाएगी। यहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू को भी पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 7 को देखते हुए, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इस तरह इस इक्वेशन के साथ, यानी कि 5 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू नहीं आती, लेकिन अगर हम 7 के साथ करते हैं तो ये 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी गई इतने पोर्शन में। तो ये हम इसको अगर तो 5 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर हम 7 के साथ कर रहे हैं तो ये दोनों का रिज़ल्ट सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो रॉ की वैल्यू बनेगी 2a न्यू का स्क्वायर ओवर सी, सॉरी न्यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे न्यू ओवर सी है, इसको हमने इक्वेशन 10 का नाम दिया। यहाँ पे अगर आप न्यू की वैल्यू को सेपरेट आउट करें तो न्यू विल बी इक्वल टू रॉ सी ओवर 2a, ये हमारे पास न्यू की यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक स्फेयर ले लेते हैं, इसको हम स्फेयर की फॉर्म बना देते हैं। तो एक स्फेयर हमने ये लिया, एक स्फेयर हमने इसकी आउटर साइड पे ले लिया, यानी कि ये दरमियान वाला पैच अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हम दरमियान वाला पैच निकाल सकते हैं जिसकी विड्थ कितनी है, डी रॉ है। अब डी रॉ की वैल्यू के लिए हमने ये सारा प्रोसेस करना। अब देखें कि अगर हम इसको स्फेयर कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास एक स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर के स्क्वायर होगा। अब चूँकि ये आर हमारे पास एक वेक्टर है और इस आर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं रॉ के साथ, तो यहाँ पे रॉ स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कि ये वाला पाथ जो हम ले रहे हैं ये ऑलमोस्ट इसका 1/8 पाथ है, ये 1/8 पाथ ऑलमोस्ट ये इसके इक्वल है, तो इसको हमने 8 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 8 पार्ट ले रहे हैं तो 1/8 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें
अगर हम इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमें पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया हमारे पास ये है, लेंथ जो हम निकालना चाह रहे हैं वो ये आ जाएगी। तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ के साथ, ये डी रो के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये नंबर ऑफ मोड्स अलोंग आ वॉल्यूम। ये हमारे पास एक वॉल्यूम है पूरा का पूरा। इसके अंदर कितने मोड की वाइब्रेशन, कितने मोड की यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया, इतना पैच आ गया। इसमें हमारे पास वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोड्स की तादाद है। तो अब देखें कि स्टैंडिंग वेव्स हैव टू पोल, इसके दो पोल्स होते हैं, एक अपवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैक साइड पे होता है। तो दो के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 13। अब इक्वेशन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ से हमने डी की वैल्यू रॉ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन नंबर 10 की तरफ आ गए हम। यहाँ से न्यू इज़ इक्वल टू रॉ सी ओवर 2a, रॉ सी ओवर 2a की तरफ हमने यहाँ से रॉ सी की वैल्यू ले ली, रॉ इज़ इक्वल टू 2a न्यू ओवर सी। तो यहाँ पे हमने डी अप्लाई किया दोनों तरफ, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो न्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। डी रॉ इज़ इक्वल टू 2a डी न्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पुट कर दिया, यानी कि डी रॉ की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पुट करना है। तो अब देखिए कि ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 4π/8। यहाँ पर वैल्यू ये पुट कर दी, रॉ की जगह पे, ये रॉ की जगह पे वैल्यू आ गई। इसी तरह डी रॉ की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 2 साथ उसी तरह आ गया। जब हमने इनकी कटिंग की, मैथमेटिकल वर्क इसके ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक नंबर ऑफ मोड्स अलोंग द वॉल्यूम, ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी। तो आगे हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स इसके ऊपर आके अप्लाई करनी है। बल्कि आप देखें कि यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को लिया, 4π और 8 सेपरेट आ गया, रॉ स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, रॉ की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर लिया, डी रॉ ये वाली वैल्यू थी 2a न्यू डी ओवर सी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। आगे देखें कि ये 4 ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर आया, ये 4 बन जाएगा, 4 बार 16 हो जाएगा, और आगे 8 के ऊपर ये डिवाइड होना है, और 2 ये भी है, 2 बार 4, 4 बार 16, 16 2 बार 32, और 32 को जब 8 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, 8π/a³ v² dv ओवर सी का क्यूब आ जाएगी। 2 ये सी आ जाएंगे, 1 सी ये आ जाएगा। तो फिर जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 8π/a³ न्यू स्क्वायर dv ओवर सी का क्यूब आ जाएगा। तो आगे इसके ऊपर हमने एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखना है। तो एनर्जी की फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक लॉ है, जिसको हम एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन का नाम देते हैं। उस लॉ के मुताबिक हमारे पास वो तमाम मोड्स के लिए एनर्जी किसके इक्वल होती है, kT की इक्वल होती है। तो kT एनर्जी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी निकालने के लिए अलोंग द होल पाथ की हम एनर्जी निकालते थे, ये kT आ जाएगा। अब एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी ओवर वॉल्यूम हमारे पास एक क्यूब बनेगा बॉक्स का, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम हमने इसको नाम दिया था ए का, तो फिर ये इस बॉक्स का वॉल्यूम a³ आ जाएगा। तो a³ के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब जब हमने डिवाइड किया तो ए से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी टर्म जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की बचेगी वो ये है कि न्यू इज़ इक्वल टू 8π² kT ओवर c³ d न्यू। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेले जीन्स लॉ। अब ये हमने टर्म निकाली कैसे, बेसिकली हमें पता था कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोड्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी। ये एवरेज एनर्जी की वैल्यू थी, ये नंबर ऑफ मोड्स थे। तो नंबर ऑफ मोड्स हमने यहाँ पे पुट किए, एनर्जी एवरेज एनर्जी की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसकी टोटल एनर्जी आ गई। जब टोटल एनर्जी आ जाएगी फिर आगे हम इसकी डेंसिटी भी ले लेंगे। डेंसिटी के बाद हमारे पास जो वर्ड टर्म आई है वो हमारे पास ये रेले जीन्स की फॉर्म में। तो ये इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, रेले जीन्स लॉ। अब ये फेल क्यों हुआ ये हम देखते हैं।